अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला राजा हुआ होगा जिसने साउथ इंडिया पर अटैक कर दिए थे। कहां अटैक कर दिए? वरना नॉर्थ वाले जल्दी से साउथ पे अटैक नहीं करते, साउथ वाले नॉर्थ की तरफ आते नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन पूरी अलग हो जाती। बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है, विंध्याचल से नॉर्थ अलग हो जाता है, साउथ अलग हो जाता है। अलाउद्दीन बड़ा साम्राज्यवादी राजा है। अलाउद्दीन का सपना था कि या तो दुनिया जीती थी सिकंदर ने, किसने जीती? या मैं जीतूंगा, मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता हूं। तो उसने उपाधि धारण कर ली थी, सेकंड सिकंदर। क्या धारण कर ली? मैं दूसरा सिकंदर हूं। वो तो कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने समझाया कि दुनिया बाद में जीतना, भारत तो जीत, भारत ही लंबा चौड़ा पड़ा है, ये हो जाए तब दुनिया में चले जाना यार, ये खत्म नहीं होगा तेरे से इस जीवन में। तो उसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किया। अब जो बंदा साउथ इंडिया पे भी अटैक कर रहा है, तो दिल्ली के नाक के पास में मेवाड़ पड़ा, तो मेवाड़ को तो कैसे छोड़ेगा? तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया। और किसी भी राजा के आक्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण उसके साम्राज्य का क्या होता है? विस्तार। जिन दिनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर राज कर रहा था, उन दिनों दिल्ली पर अटैक कर रहे थे मंगोल। कौन कर रहे थे? मंगोलिया के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां जाते वहां ढंग से तबाही मचाया करते थे। और वो दिल्ली की तरफ अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा हाथाजोड़ी कर रहा था उनके आगे, जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहा था। अलाउद्दीन को यह लगता था कि कल को खुदा ना खास्ता मंगोल दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने कहां जाएंगे। इसलिए वो अपने लिए ऐसा सेफ हाउस देख रहा है, यदि मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो मैं कहीं पर जाके रह सकूं, वहां पे जाके अपनी रक्षा कर सकूं। और ऐसा दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला था, तो वो कौन सा था? चित्तौड़। कारण, चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, इसलिए जल्दी से दुश्मन किले के अंदर घुसे। किले के अंदर 84 तालाब है। कितने तालाब है? इसलिए पीने की पानी की पूरी व्यवस्था है ना। जल्दी से तो पानी भी समाप्त होगा नहीं। किले में खेती होती है, आप कभी जाना चित्तौड़ देखने? किले के अंदर खेती हो रही है, अंदर अपने अनाज भी उगा सकते हैं। रास्ता बहुत कठिन है, तो दुश्मन अंदर भी नहीं आ पाएगा, अपने अंदर जाके बैठ जाएंगे, दुश्मन अंदर आ नहीं पाएगा। खाने पीने की पूरी प्रबंध है, तो अपने पास कौन सा किला होना चाहिए? तो चित्तौड़ का रणनीतिक महत्व है। कैसा महत्व है? लड़ाई, रण, रण का मतलब क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई की दृष्टि से दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला पड़ रहा था, तो किला कौन सा पड़ रहा था? दिल्ली के पास में राजस्थान है, और राजस्थान में किला कौन सा पड़ रहा था? चित्तौड़। अलाउद्दीन चाहता है कि कल को मेरी किसी से लड़ाई हो तो मैं मेरी रक्षा कहां पर बैठ के कर सकता हूं, इसलिए वो कौन से किले पे कब्जा करना चाहता है? ये दिल्ली, ये अपना इधर मेवाड़, मेवाड़ के इधर पास में जगह है गुजरात, इधर पास में पड़े मालवा। एक तरफ कौन सा? गुजरात, एक तरफ कौन सा? दोनों बहुत पैसे वाली जगह। गुजरात में बहुत पैसा, मालवा में बहुत पैसा। कारण, गुजरात के पास तो समुद्र का तट लगता है, कोस्टल एरिया है, और जहां कोस्टल एरिया होगा वहां पर व्यापार ज्यादा, पर ट्रेड होगा ही कहां से? कोस्टल से। तो कोस्टल एरिया में व्यापार ज्यादा, व्यापार ज्यादा तो पैसे ज्यादा। मालवा में खेती बहुत अच्छी, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास वगैरह सारी फसलें बहुत अच्छी सी होती है। मालवा में फसलें ज्यादा होगी, फसलें ज्यादा होगी तो वहां पर टैक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो दो, जो दिल्ली में राजा बनता वो कोशिश करता कि दो जगह कब्जा कर ले, एक तो मालवा, एक कहां पे? लेकिन दिल्ली से मालवा भी बहुत दूर है, दिल्ली से गुजरात भी बहुत दूर है, इसलिए दिल्ली में बैठ के मालवा और गुजरात को कंट्रोल। इसलिए दिल्ली वाले क्या करते? दिल्ली वाले गुजरात आते, और गुजरात में जो कोई राजा होता है यहाँ पे उसको इधर टैक्स ला रहे। अब वो दिल्ली वाला आके गुजरात बैठ गया, तो गुजरात वाला उसको क्या दे देता है? एक बार टैक्स। और फिर वो दिल्ली वाला कहता मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, अगले साल चुपचाप वापस भेज देना। अगले साल गुजरात वाला कहला नहीं दे रहा, जो जी मैन वो कर लेना। क्योंकि गुजरात वाले को पता है कि दिल्ली से गुजरात हर साल आना संभव, बार बार सेना लेके भाई साहब आ जाए जाए निकल आ जाए, एक बार आगे आगे 20 साल के अंदर कोई, अब बार बार कौन आएगा? इसलिए गुजरात और मालवा वाले जल्दी से दिल्ली को टैक्स देते। अलाउद्दीन दिमाग लगा रहा है कि यदि चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया जाए तो गुजरात पे भी कंट्रोल और मालवा पे भी कंट्रोल। अपने एक बंदे को कहां बिठा दो? चित्तौड़, इधर भी कंट्रोल हो। दिल्ली से यदि गुजरात जाना है, यदि दिल्ली से मालवा जाना है, तो बीच में मेवाड़ है। बीच में क्या है? इसका मतलब है मेवाड़ ट्रेड रूट पे है। किस पे? ट्रेड रूट पे। कौन से ट्रेड रूट पे? दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात। अलाउद्दीन इस ट्रेड रूट पे, इस व्यापारिक मार्ग पे क्या करना चाहता है? कब्जा। यदि रूट पे कब्जा हो गया तो व्यापार पे भी अपना क्या हो जाएगा? कब्जा। देखो, अपने यदि किसी के दूसरे के घर से अंदर से जाएंगे, किसी के दूसरे के खेत के अंदर से जाएंगे, तो अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं गांव की ज्यादातर भाइयों भाइयों की लड़ाइयां यही है कि हमारे खेत के अंदर से नहीं जाने देंगे। गांव के खेती वाले अपने जो भी मुकदमे चाचा जी से बात, इस बात की लड़ाई है कि हमारे खेत के अंदर से आपको रास्ता देंगे। आप तो जब एसटीएम बन जाओगे तब आपके पास में रेवेन्यू के मामले आएंगे। कौन से मामले? रेवेन्यू, जमीन। और जमीन वाले मामले आप देखना, सारी लड़ाइयां भाइयों भाइयों की है। इस भाई ने उस भाई पर
केस कर रखा है, उस भाई ने उस पर कर रखा है। केस किसका? जमीन का। रास्ते की जमीन नहीं देंगे, ये हमारे बाढ़ इधर सरका आ गए थोड़ी सी, है ना, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया, सारे मुकदमे ऐसे। तो अलाउद्दीन को यदि दिल्ली से गुजरात जाना, रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? समर सिंह। तो समर सिंह से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो उसने समर सिंह को कहा कि भाई समर सिंह, मैं गुजरात जा रहा हूँ, क्या तेरे मेवाड़ के अंदर से होके जा सकता हूँ? समर सिंह ने कहा, नाथी का बड़ा है क्या कि जिसके जी में आया यहां से आया और निकल गया? टैक्स लगेगा। अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टोल टैक्स लगता है। उन्होंने कहा टोल टैक्स जमा करा, चला जा। अलाउद्दीन ने कहा भाई स्टाफ, तू राजा मैं राजा, इतना स्टाफ तो चल रहा है। उसने कहा ना ना, इस मामले में कोई स्टाफ नहीं, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस है, बिजनेस है हमारा। हम तो इस लोकेशन पर इसीलिए बैठे हैं कि इधर से इधर जाएगा तो भी टैक्स देगा, इधर से इधर जाएगा तो भी क्या देगा? टैक्स। तो अलाउद्दीन बेचारा समर सिंह को टैक्स दे के गया। फिर उसने समर सिंह कहा कि देख लेना, मैं तुम्हारे पर आक्रमण करूंगा। समर सिंह का वो तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स ला। अलाउद्दीन गुजरात गया, गुजरात लूटा उसने, बहुत ढंग से लूटा, खूब सारे पैसे मिले। चुपचाप दिल्ली चला गया। उसने समर सिंह से वापस कोई बातचीत, वो शायद इस बात को भूल भी जाता कि समर सिंह ने उसे टैक्स ले लिया था। पर भाई साहब, आस पड़ोस वाले ऐसी बातों को भूलने कब देते हैं? अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के गए कि मैं हिंदुस्तान का वो राजा हूं जिसे सब डरते हैं, और आगे जो 5-7 मंत्री बैठे रहते वो मुंह के हाथ लगा लगा के हंसते गए, कौन या मारते, देख कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन को किस बात की हंसी आ रही? ना ना, कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी पुरानी? नहीं नहीं, हमारी कोई बात थी, नहीं बतानी पड़े क्या बात थी। तो एक टोल टैक्स होता ना सर, टोल टैक्स। अलाउद्दीन बेचारा परेशान था, तो उसको बदला लेना पड़ा इस वजह से, क्योंकि आसपास वाले जीने, और छोड़ो, वो कभी गली में जा रहा होता तो बच्चे पीछे से आवाज लगा के बात देता, वो टोल टैक्स है। देखो, साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, चित्तौड़ का किला ऊंची जगह पर, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहता है। मेवाड़ से दिल्ली, गुजरात वाले, दिल्ली से गुजरात और मालवा के ट्रेड रूट जाते हैं, ट्रेड रूट पे कब्जा करना चाहता है। समर सिंह ने टैक्स लिया था, उसका वो बदला लेना चाहता है। और मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही है, तो उन शक्तियों क्या करना चाहता है? दबाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। मुख्य मुख्य कारण तो ये है। पर जब मैं ये कारण लिखवाता हूँ, स्टूडेंट मन ही मन सोचता है, सर ओरिजिनल कारण तो नहीं लिखवाया आपने, क्योंकि स्टूडेंट ने बचपन से पढ़ रखा होता है कि अलाउद्दीन ने अटैक क्यों किया था। फिर वो कहते सर मैंने तो मूवी भी देख रखी है और मुझे पता है सर उसने पद्मिनी के लिए किया था। आप बात तो बहका रहे हो इधर उधर की बातें। यदि अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए अटैक करता तो बाकी जगह क्यों की उसने? उसने पूरे भारत पे अटैक किए, बाकी जगह कौन सी पद्मिनियां थी? कारण दूसरे रहते हैं। पर फिर भी एक कारण वो भी रहा होगा, सबसे लास्ट में लिख लो। एक कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा लिख लो, पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। पर फिर भी मैं कहूं कि कभी मेंस में क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के कारण क्या थे, पहले 5 ऊपर वाले लिखने हैं, जगह बचे तो पद्मिनी की सुंदरता लिखना है। पर मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि ये सवाल है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि आपके बाकी वाले कारण दिमाग में रहेंगे नहीं, आपके ये याद आएगा, और आप 3 लाइन इसी पे लिख देंगे। हालांकि पद्मिनी बहुत सुंदर थी, इतनी अधिक सुंदर थी कि आक्रमण करना ही पड़ा। सुंदरता के लिए तो आक्रमण किए जाते हैं, पहले भी इस प्रकार के आक्रमण होते रहे थे, अब भी एक आक्रमण हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर आपको याद है, अरे साम्राज्य विस्तार भी, हाँ हाँ, वैसे साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, पर फिर भी सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। आप ले दे के अपनी 5 लाइनें 5 लाइनें सुंदरता में भर दोगे भाई साहब, दूसरी चीजें याद है। पर आपने याद रखना है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, चित्तौड़ के किले पर कब्जा करना चाहता है, ट्रेड रूट पर कब्जा करना चाहता है, टैक्स लिया उसका बदला लेना चाहता है, शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता है, फिर लास्ट में वो पद्मिनी को भी प्राप्त करना चाहता है। आई बात समझे? अलाउद्दीन ने अटैक किया, अलाउद्दीन ने अटैक किया तो अब किला बहुत ऊपर बना हुआ, अलाउद्दीन किले के अंदर जा नहीं सकता। जो ऊपर बंदा बैठा होगा उसकी लोकेशन अच्छी है, तो वो नीचे वाले को नुकसान ही पहुंचाएगा। पर अलाउद्दीन इस बार खार खा के आया था। अलाउद्दीन का कुछ ही हो जाए, इस बार अपने किले पे कब्जा करें। होते क्या थे अपने राजस्थान में, जब भी यूं लगता कि सेना बराबर है, कि भाई 10,000 अगले के पास और 10,000 ही अपने पास, 10,000 नहीं अपने पास 7-8 हजार भी है, तो भी कहते मैदान में जाके लड़े। तो मैदान की लड़ाइयां होती है, आमने सामने की लड़ाइयां होती। पर यह लगता कि अपने पास तो 10,000 और सामने वाला लेके आया 70,000, तो मैदान में जाने का कोई भी मतलब है? तो अपने किले में लड़ेंगे। 2 प्रकार की लड़ाइयां थी, या तो मैदान में लड़ेंगे या किस में लड़ेंगे? किले। तो सेना आप बराबर की होती तब तो कहां लड़ते? मैदान। सेना बहुत कम होती, बहुत रेशियो कम होता, तब कहां लड़ते? बाद में किले। किले में लड़ने का मतलब है अपने किले के अंदर बैठे रहेंगे, दुश्मन किले के अंदर घुस ही नहीं सकता। दुश्मन इतनी दूर से आया, कितने दिन बाहर बैठा रहेगा?
15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना चुपचाप लास्ट में चला ही जाएगा। फिर जो बंदा दिल्ली से आया है वो खाना पीना घोड़ों का दाना कहां से लेके आएगा? उसकी दिक्कत आएगी ना बाद में। तो दिक्कतें कौन सहन करेगा? थोड़े दिन में अपने बोरिया बिस्तर उठा के चला जाएगा, अपने को लड़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं। और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो बाटे मार मार के मार लेंगे अगले। पर अलाउद्दीन इस बार खार ही खा गया। अलाउद्दीन 8 महीने बैठा था यार। कितने महीने बैठा था? 8 महीने में समस्या ही हुई, उनके अंदर का अनाज खत्म हो गया। उनका भी तो स्टॉक खत्म होगा ना 8 महीने के अंदर। बाहर वाला तो फिर भी इधर उधर खेती करके ला सकता है, तुम अंदर इतनी व्यवस्था कहां से करोगे? अंदर इतने भी नहीं है कि इतनी सारी व्यवस्था कर ली जाए। फिर जब भी ऐसे बड़े आक्रमण होते तो जो आसपास की पब्लिक होती उनको किले के अंदर शिफ्ट करते हैं, कि वरना यदि पब्लिक बाहर रहेगी तो बाहर जो बैठा वो पब्लिक को भी मारेगा। तो 30,000 पब्लिक थी लगभग। कितनी पब्लिक थी? वो सारी किले के अंदर है। इतनी पब्लिक एक साथ जब एक जगह आ जाएगी तो खाना पीना खत्म ही होना है। 8 महीने तक चलाया, बाद में इनको फाइनल लगा गया पार पड़ेगी नहीं। तो अब अपने को लड़ना ही पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो मरो भूख से या मरो लड़ते हुए। फिर लगता है यार भूख से मरे इससे अच्छा तो क्या करें, लड़ते हुए। अच्छा लड़ते हुए मरेंगे तो अपने कितने आदमी है? 10,000। बाहर दुश्मन बैठा है 1,70,000 80,000 बैठा है। इसका पक्का है कि अपने 10,000 तो लड़ते हुए मरेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही। पर अब उनका एक ही उद्देश्य होता कि अपने तो 10,000 मरेंगे, पर इनके 20,000 30,000 40,000 जितने मारे जाए उतने मार के मरे। जितनी अधिक हानि पहुंचा सकते हैं उतनी हानि पहुंचा के मरे। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आप अकेले हो, मैं तो आपकी मेरी बात ही कर लो, अपने अकेले हैं और 5 बंदे आ गए और अपने को पता है पक्के मरेंगे, ये मार के जाएंगे। अपने दिमाग में सबसे पहले आएगा कि 2-3 सल्टा दूं, भले बटके भर भर के मारने पड़े, पर एक आधे को तो मरूं यार मैं, कम से कम मैं तो मरूंगा, मुझे तो दिख ही रहा है। इनका एक आधा तो लेके मरूं कम से कम। पर एक समस्या मध्यकाल में दूसरी आई। पहले अपने जब भी यहाँ लड़ाइयां होती, प्राचीन काल में भी लड़ाइयां होती राजाओं के बीच, एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक किया। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यह है कि बाहर जो जो इस राजा ने अटैक किया वो जीत गया। क्या करेगा जीतने के बाद? जीत गया तो वो जो दूसरा वाला हारा उसके साथ क्या क्या हो सकता है? हारा वो या तो मर गया होगा, या हारने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया होगा। यही कंडीशन हो सकती है। दोनों कंडीशन में यदि उसको गिरफ्तार कर लिया तो भी जो राजा जीतता वो उसको कहता अब तेरी राजधानी पर मैं कब्जा करूंगा, तू यहां से छू मंत्र हो जा, भाग यहां से। और उसके परिवार का परिवार लेके निकल। यदि उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसको छोटी मोटी जागीर दे देते, वरना भी उसको राजधानी से निकाल देते, तुम और कहीं जाके रहे, अब ये तेरी राजधानी हमारी है। यदि वो मर गया तो उसके परिवार को कहते भाई निकलो, अब ये राजधानी हमारी है, तुम यहां से जाओ। पर परिवार को हानि नहीं पहुंचाते थे। ये नहीं महिलाओं को और बच्चों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाए ऐसा नहीं होता था, अपवाद छोड़ दिए जाए, बाकी बड़े तौर पर कभी भी ऐसा होता नहीं था। मध्य काल में जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे उनके साथ समस्या दूसरी थी। वो जब भी कहीं पर कब्जा करते सबसे पहले महिलाओं को उठा के लेके जाते। इसलिए समस्या आई कि यदि 10,000 आदमी बाहर लड़ते हुए मारे गए कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी मरते थे लड़ाई में, अब मर जाएंगे, मैदान की लड़ाई में मरते हैं, इस लड़ाई में मर जाएंगे। ये महिलाओं को उठा के ले जाएंगे और महिलाओं को साथ में बाद में बड़ा ही बुरा बर्ताव था। ठीक वैसा जैसा आप अभी इजराइल फिलिस्तीन में देख रहे हैं, महिलाओं को सरेआम उठा के ले गए, कपड़े फाड़ दिए उनके, नंगा करके घुमाया जा रहा है, जैसा आप मणिपुर में देख रहे हैं। कुछ वैसा वैसा वो लोग उन दिनों कर रहे थे। ये लगा कि यार ये तो बहुत गलत तरीका है। पर एक महिला को ये लगता कि भाई मेरे को मेरे परिवार के मरने के बाद मेरे को उठा के ले जाएंगे, सेक्स स्लेव की तरह रखेंगे, बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा, वो सोचती इससे अच्छा मर ही जाऊं। तो यहाँ पर अपना एक तरीका आया, उन लड़ाइयों को बोला करते साका। क्या बोलते? जब भी ऐसी लड़ाइयां होती, जब लगता कि किले में पार नहीं पड़ेगी, बाहर जाके लड़ना पड़ेगा, उन लड़ाइयों क्या बोलते? अब उन 10,000 आदमियों को पता है कि अपने बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, महिलाएं बचेगी तो ये महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। उनके जाने से पहले ही महिलाएं खुद अग्नि में जल जाया करती, उसको बोलते जौहर। क्या बोलते? पता ही है ये सब तो मरेंगे, ये मरेंगे तो बाद में आके ये कब्जा करेंगे अपने पर। इससे अच्छा है, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, जीवन का उद्देश्य गरिमा युक्त जीवन। कैसा जीवन? जिसमें आपके पास ऑनर तो रहे, लाइफ ऑनर के साथ होनी चाहिए, प्राइड के साथ होनी चाहिए। उन्हें लगा यार बाद में कोई अपने को इस प्रकार के हालत में रखे, इससे पहले इससे अच्छा मृत्यु बहुत अच्छी है, इससे अच्छे। तो वो महिलाएं जोहर कर लिया करती। फिर सारे पुरुष जो होते वो केसरिया कपड़े पहन के जाते। कैसे कपड़े पहन के? केसरिया कपड़े पहन के जाते बाहर लड़ने के लिए और बाहर दुश्मन से लड़ते। इसको क्या बोला करते? केसरिया। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते? क्या बोलते? साका। तो साके में क्या क्या दो चीजें होती? जौहर और केसर। करेंगे अपने, तुम वापस पूछूंगा। अब चित्तौड़ 1303 में किसको सौंप के चला गया अलाउद्दीन? किसको? खिजर खान। यहाँ चित्तौड़ के किले के पास एक नदी बहती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? तो खिजर खान या गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाता है। क्या बनवाता है? यदि मिलिट्री बराबर है तो साका करेंगे नहीं, बाद में मैदान में जाके आमने सामने की लड़ाइयां होगी है। फिर भी हार जाते तो भी इसका मतलब दुश्मन के भी बहुत सैनिक मरे, वापस भाग जाएगा।
नहीं करती। भाई मेरी बात सुनो, कि जोहर उस स्थिति में किया जाता जब उस महिला को पता था कि मेरा परिवार मर जाएगा किसी भी प्रकार से। बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं कि अभी मणिपुर वाला जो वीडियो आया जिसमें उसे एक महिला को कपड़े उतार के घुमाया जा रहा है, या इजराइल वाले वीडियो है, या भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ वो घटना हुई कि रेप के बाद उसे भट्टी में जला दिया गया। यदि उन महिलाओं को पहले कहा जाता कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, दूसरा कोई रास्ता चुन सकती हो, क्या चुनती हो? सम्मानजनक तरीके से तो मरे। सीधी सी बात। जब मुझे पता ही चल जाए कि भाई मैं मरूंगा और मेरे परिवार को बाद में, ये बाहर वाले जो लोग हैं इनमें इतनी बुद्धि नहीं है, इनमें इतना विवेक नहीं है, महिलाओं के प्रति बेहद क्रूर लोग हैं, ये ऐसा ही करेंगे, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। सीधा सा था, इससे अच्छा वो परिवार पहले ही कर ले। चलो, क्या लिखा है गंभीर नदी पर, क्या बनवाया? जैसे हिंदुओं में कोई मर जाता तो अंतिम संस्कार करते हैं, तो अंतिम संस्कार में छतरियां बनाते हैं। अभी भी गांव के अंदर चबूतरा उतरा कुछ ना कुछ, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई गांव में सरपंच चौधरी टाइप का आदमी आज भी एक्सपायर हो तो बाहर चबूतरे बना दे, लिखा भी होता फलाने चौधरी साहब की मृत्यु इस दिन यहाँ पर हुई थी, फलाने सरपंच साहब की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनके बेटे ने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण किया। छतरियां बनवाते, चबूतरे बनवाते। मुसलमानों में तो दफनाते, तो जहां पर दफनाते वहां पर बनाते मकबरे। क्या बनवाते? मगर। तो खिजर खान के परिवार में यहाँ पर कोई एक्सपायर हुआ तो खिजर खान ने यहाँ पर क्या बनवाया? मकबरा। लिख लो, खिजर खान ने मकबरे का निर्माण करवाया। कि चित्तौड़ के मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या बताया गया है? क्या क्या बताया गया है? दूसरा सिकंदर, किसको बताया गया? अलाउद्दीन खिलजी को। कौन बता रहा है ऐसा? कहां पर लगा हुआ है अभिलेख? मकबरे। कौन सी भाषा में होगा? लेखक का नाम तो सुना ही है। एक बंदा जिसने पूरी दुनिया जीत ली, वो कौन था? तो उसका नाम सिकंदर था ही नहीं जी, उसका नाम था अलेक्जेंडर। किसने? किसके कोष्टक में? तो आपने लिखा ना खिजर खान ने मकबरा बनवाया, तो फिर कौन लिखवाएगा? तो मकबरा खिजर खान का है तो लिखवाएगा भी कौन? है ना, इतना कुछ सोचना नहीं अपने। तो सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, सिकंदर का नाम क्या था? ये शायद मैं कल परसों बता रहा था ना आपको, बताई थी ना आपको कि नाम तो उसका था अलेक्जेंडर, और हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? तो हमने मुहावरे तक बना दिए, जो जीता वही, उसका नाम ही सिकंदर नहीं है, उसका नाम क्या है? होना चाहिए जो जीता वही अलेक्जेंडर। पर हमने कहा कौन इतना बड़ा नाम ले अलेक्जेंडर, क्या तेरा नाम आज से? नाम बदलने में माहिर है। ईरान का एक राजा था, उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमने हमारी किताबों में लिखा दारा सिंह। दारा दारा ठीक लगेगा, दारा लगेगा, तो डेरियस का नाम क्या कर दिया हमने? तो अपने ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, नाम बिगाड़ने में तो अपने से बायसा। अल्लट को जब आलू कह सकते हैं, तो हम सिकंदर को भी क्या, अलेक्जेंडर को भी क्या कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे, पर अलाउद्दीन खुद ही ये कहता है कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, जैसे सिकंदर ने दुनिया जीती थी वैसे मैं दुनिया जीत रहा हूँ। खिजर खान लिखता है कि मेरे पिताजी क्या है? दूसरे सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का। फिर मैंने बताया था ये भारत में सब राजाओं के साथ ही था, वो सारे राजा ये मानते थे हम ईश्वर की तरफ से राज कर रहे हैं। किसकी तरफ से राज कर रहे हैं? पर मेवाड़ वाले भी तो कह रहे हैं हम किसके दीवान है? हम राज नहीं कर रहे भाई, राज तो एकलिंग जी कर रहे हैं, हम तो उनका आगे हिसाब किताब देख रहे हैं। वैसे वैसे अलाउद्दीन कह रहा है मैं राज नहीं कर रहा, राज तो कौन कर रहा है? मैं छाया हूं उसकी, उसकी तरफ से यहाँ पे देख रहा हूँ बात। ईश्वर संसार संभालता है, अब ये संसार मैं संभाल रहा हूँ, इसलिए क्या संसार का आई बात समझ में? तो मकबरे, अब ना कई बार सवाल ऐसा आता है कि राजस्थान में किस स्थान पर मिले एक अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बताया गया है। तो अपने को लगता है यार अलाउद्दीन की तारीफ अपने राजस्थान में कोई क्यों करेगा? क्योंकि अलाउद्दीन तो राजस्थान में लोग कटवा के गया था और मरवा के गया था, अपने वाले क्यों तारीफ करेंगे? पर तब याद रखना कि उसका बेटा कुछ दिन तक यहाँ रह के गया था, बेटा तो तारीफ ही करेगा। तो बेटा उसको क्या लिखवाएगा? दूसरा सिकंदर। इधर 1311 में अलाउद्दीन अपने एक और किले पर कब्जा करता है, जालोर। कहां कब्जा करता है? जालोर पे कब्जा करके अलाउद्दीन वापस चला गया अपने दिल्ली। खिजर खान 1303 में आ गया था चित्तौड़, अब 1311 आ गया, खिजर खान का मन लगना बंद हो गया। और खिजर खान ने अलाउद्दीन को मैसेज किया कि डैडी कितने दिन हो गए मुझे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है। सच्ची, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम है देवल रानी। क्या नाम था? वो देवल रानी के चक्कर में वापस चला गया था इधर से। तो उस देवल रानी पर खिजर खान पे पूरी बुक लिखी हुई है अमीर खुसरो की, आशिका। कौन सी बुक है? आशिका। तो आगे आपसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूछोगे आशिका नामक पुस्तक में किस किस की प्रेम कहानी है? खिजर खान और कौन सी बुक है उनपे? अब तो मूवी आशिकी नहीं है, आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर,
हाँ, पुराने वाली किसकी? राहुल राहुल रॉय की। हाँ, वन मूवी वंडर था राहुल रॉय। आशिकी की जो पुराने वाली मूवी थी जो महेश भट्ट ने बनाई थी, उसमें राहुल रॉय जो था एक मूवी में सुपर डुपर हिट हो गया था और उस गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। आशिकी मूवी के गाने थे। कौन कौन से गाने बताओ देखे? किस किस ने आशिकी मूवी देखी हुई है पुराने वाली राहुल रॉय वाली? बस केवल 4-5 लोगों ने। बाकी लोग आज ही घर पे जाके पुराने वाली आशिकी देखे। जिन्होंने देख रखी है उसका रिवीजन कर लेना, और नहीं देखी वो देखें। अरे इतने प्यारे गाने यार, कल आते मैं उसके गाने सुनूंगा आपसे, कोई नहीं पूछूंगा मैं पापा राहुल आपसे। जिसको गाने याद होंगे वो क्लास में बैठेगा, गाने याद नहीं हो क्लास में बैठेगा नहीं बैठेगा आपने। तो आशिकी नहीं भाई, आशिका नाम की बुक थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? किस पे लिखी? खिजर खान। और कुल मिला के खिजर खान ने कहा मुझे दिल्ली आना है, मुझे वापस बुलाओ। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम दिल्ली आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको सौंप के आऊं कि मैं एक बंदा भेज रहा हूं। जब उसने जालोर जीता था ना, तो जालोर से एक बंदे को पकड़ के ले गया था वो, मालदेव सोनग्रा। क्या नाम था? ये जालोर के राजा का भाई था। जालोर का राजा लड़ते हुए मारा गया, ये जिंदा बच गया। जिंदा बच गया तो अलाउद्दीन ने पकड़ लिया, पकड़ लिया तो इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अलाउद्दीन इसको अपने साथ कहां ले गया? दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने इसको कहा कि मालदेव वो मेरा बेटा इतना दिन चित्तौड़ था, अब उसका चित्तौड़ मन नहीं लग रहा, वो तो वापस आ रहा है, मैं तेरे को चित्तौड़ दे रहा हूं, तू राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का किला संभाल ले। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया? इसके ना भाई साहब बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूछाराम मालदेव। क्या नाम था? मूछों वाला मालदेव। इसलिए क्या बोलने लगे इसको? मूछाराम। कहाँ का था ये? जालोर। आगे पढ़ेंगे इसके भाई के बारे में और पढ़ेंगे, तब अपने और बात कर लेंगे। लिख लो। थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम,